हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम डील करेंगे बुलिमिया नर्वोसा। इससे पहले हमने देखा था एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा को आज हम डील करेंगे। व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा? So as you can see the definition, it is characterized by episode of binge eating. अब बिंज ईटिंग क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग इज एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा खाने को खाना, है ना। भुक्खड़ जो होते हैं ना, उनकी तरह खाना। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा आपने, जल्दी ढेर सारा खाना खा लेते हैं, तो वही है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम। थोड़े से टाइम में ज़्यादा खाने को खाना। तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, यानी कि थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खाता है मरीज, फॉलोड बाय विग्रस वेट रिड्यूसिंग मेजर्स। क्या है इसका मतलब? कि पेशेंट जो है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, कि खाना तो बहुत खा लेगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, बिंज ईटिंग कर लेगा। फिर उसके बाद क्या है, जो पेशेंट है उसको स्ट्रेस होने लगेगा कि मैंने तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब जो है मेरा वेट वो बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। तो वहाँ पे क्या करता है पेशेंट, जो है बिंज ईटिंग कर लेता है। फिर उसके बाद उसको स्ट्रेस होता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा, और इस वजह से वो विग्रस यानी बहुत सारे वेट रिड्यूस करने के जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करेगा। जैसे कि कैसे कैसे पैटर्न्स? लैक्सेटिव्स लेगा खाने में, लैक्सेटिव्स ले लेगा, है ना। वॉमिटिंग को फॉलो करेगा, वॉमिटिंग करेगा कुछ दवाई खा के, या फिर उंगली करके वॉमिटिंग करेगा पेशेंट। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। तो ये सब जो है हमें देखने को मिलेगा। बिंज ईटिंग क्या होता है? एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड इन अ शॉर्ट टाइम। So you can see here bulimia nervosa is more common than anorexia nervosa. एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी ज़्यादा हमें बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिलता है। ऑनसेट एज क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी ज़्यादा जो है हमें बुलिमिया नर्वोसा देखने को मिलता है। और बुलिमिया नर्वोसा कब होता है, कौन सी एज में होता है? दैट इज़ लेट ऑनसेट, यानी लेट अडोलसेंट एज। अडोलसेंट इज़ 14 to 18 ईयर ओल्ड। तो नियर बाय ये 16, 17, 18 ईयर ओल्ड्स के नियर बाय ये डिजीज़ जो है, जो कंडीशन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, देखने को मिलता है। दिस इज़ लेट अडोलसेंट। बुलिमिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। ये भी ज़्यादातर फीमेल्स में ही देखने को मिलता है। एज सेम एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को स्ट्रेस होगा और एंजाइटी होगी, है ना। स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों होगी? पहले तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, बिंज ईटिंग कर लेगा। बिंज ईटिंग करने के बाद पेशेंट को ऐसा ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या है, पेशेंट को स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेस और एंजाइटी। और क्योंकि यहाँ पे ओवर ईटिंग करेगा पेशेंट, तो ओवर ईटिंग करने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, वो भी देखने को मिलेगा। बिंज ईटिंग पैटर्न विच इज़ रिपीटेटिव फॉर एटलीस्ट 3 months। मतलब बिंज ईटिंग आप देख रहे हो कि अब देखो कोई ऐसा पेशेंट, आपने कोई नॉर्मल पेशेंट्स भी मतलब नॉर्मल लोग भी देखे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। दिस डजंट मीन्स कि उनको बुलिमिया नर्वोसा है।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें ही कहीं जल्दी में जाना होता है तो हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, दैट डजेंट मीन कि हमको बुलिमिया नर्वोसा है। ये जो बिंज ईटिंग पैटर्न है कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा खाना खाना, ये एटलीस्ट 3 मंथ तक हमें देखने को मिलेगा। जो पेशेंट है वो क्या करेगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक बिंज ईटिंग पैटर्न को फॉलो करेगा। थोड़े से टाइम में आप देखोगे बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, फिर उसके बाद उल्टी करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बिंज पैटर्न है इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा पेशेंट, और ये एटलीस्ट 3 मंथ्स तक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसको डायग्नोस करेंगे कि इसको बुलिमिया नर्वोसा है। टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, फॉलोड बाय पर्जिंग एंड वॉमिटिंग। पर्जिंग क्या होता है, उंगली डाल के उल्टी करना, फॉलोड बाय पर्जिंग एंड वॉमिटिंग। अब क्योंकि बार बार वॉमिटिंग करेगा पेशेंट, डायूरेटिक्स लेगा ताकि यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, लेग्जेटिव्स लेगा ताकि बहुत ज़्यादा मोशन हो, और स्टूल आउटपुट होगा तो वेट लूज होगा, तो इनकी वजह से क्या है, फ्लूइड लॉस होगा। ये जो पर्जिंग और वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा। और फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या है, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा। पेशेंट क्या है, डायूरेटिक्स ले रहा था कि यूरिन आउटपुट बढ़े, यूरिन में क्या पोटेशियम एक्सक्रीट होता है, स्टूल में क्या पोटेशियम एक्सक्रीट होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्या होता है, डिक्रीज पोटेशियम, हाइपोकैलीमिया इज डिक्रीज पोटेशियम। अब इनकी वजह से क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। पेशेंट क्या यूज़ करेगा, एनिमा यूज़ करेगा, सपोजिटरीज यूज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हमें जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो व्हाट वी सी हेयर, बुलिमिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाना खाएगा पेशेंट और फिर मेजर्स यूज़ करेगा वेट लूज करने का। बिंज ईटिंग क्या होता है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड इन अ शॉर्ट टाइम। बुलिमिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन देन एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेट अडोलसेंट की एज में आएगा। लेट अडोलसेंट जो टीन एजर्स होते हैं ना, इनके अंदर ज़्यादा शौक होता है फिगर मेंटेन करने के लिए, तो देखने को मिलता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रेस और एनजाइटी होगा पेशेंट को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो उसको भी स्ट्रेस एंजाइटी हो कि मेरा वेट ना लूज हो जाए। और बिंज ईटिंग की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और डायबिटीज़ देखने को भी मिलता है। एटलीस्ट 3 मंथ तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक अगर पेशेंट बिंज ईटिंग कर रहा है तो ही हम उसको बुलिमिया नर्वोसा डायग्नोस करेंगे। टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड, पेशेंट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड लेगा फॉलो करेगा पर्जिंग एंड वॉमिटिंग, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे। पर्जिंग एंड वॉमिटिंग और ना वेट लूज करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकता है, एनिमा यूज़ करेगा, सपोजिटरीज यूज़ करेगा, जिसकी वजह से जो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट हैं उनमें आप देखोगे तो रेक्टल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, बार बार जो है एनिमा ले रहा है, पर्जिंग कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, सपोजिटरीज ले रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो प्रमोट होंगे, और इसकी वजह से क्या पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी होगा। एक्सेसिव और रिकरेंट इंड्यूस वॉमिटिंग देखो, मतलब जानबूझ के उंगली कर कर के पेशेंट वॉमिटिंग करेगा ताकि उसका वेट ना बढ़ जाए। इसकी वजह से क्या है, उंगली करके उल्टी करने की वजह से क्या है, और बार बार उल्टी होगी तो मतलब माउथ जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और हमारे जो फेस के दोनों साइड पे पैरोटिड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बार बार उल्टी करने की वजह से क्या है, मुंह में जो है एसिड आएगा, और एसिड आने की वजह से जो हमारे फेस में पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं पैरोटाइडिस, जिसको हम कहते हैं पैरोटाइडाइटिस। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरोटाइडाइटिस। दिस इज व्हाट डज इट मीन, पैरोटाइडाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड।
ठीक है, क्यों होगा इन्फ्लेमेशन यहाँ पे? कभी आप देखोगे कि उल्टी होती है तो उससे पहले मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है, बहुत एसिडिक होता है उसका नेचर, और इसकी वजह से क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं इनमें स्वेलिंग आ जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड हमारे फेस के दोनों साइड पाए जाते हैं, चीक साइड पे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पैरोटाइडाइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बार बार उल्टी का होगा तो उसके पहले क्या है, मुंह में सलाइवा आता है। सलाइवा जो है एसिडिक होता है, तो एसिडिक होने की वजह से जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे तीत होते जो हमारे तीत होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है। तीत के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं। तो बार बार एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से इरोजन ऑफ टीथ एनिमल, जो टीथ एनिमल्स होते हैं वो भी जो है हमारे स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसको देख साइन देख रहे हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड रसेल साइन। रसेल साइन क्या होगा, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है वो मुंह में उंगली करके उल्टी करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या है, बार बार मुंह में उंगली करने की वजह से दांत और उंगलियां हैं इनके बीच में फ्रिक्शन होगा और उंगलियां जो हैं वो कट जाएंगी। तो इसको कहते हैं कैलस फॉर्मेशन ऑन नकल्स। कैलस फॉर्मेशन ऑन नकल्स मतलब उंगलियां जो हैं वो छिल जाएंगी, फिर उसके ऊपर वही प्लेग जमा होगा, ब्लड क्लॉट जमा होगा, फिर वहाँ पे क्या है, इस तरीके की गठान पड़ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं रुसेल साइन। इन सीवियर केसेस कार्डियक अरेस्ट में भी पॉसिबल। बहुत ज़्यादा अगर सीवियर केस हो गया है तो वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले देखा था सिम्टम, वहाँ पे हमारा क्या था, हाइपोकैलेमिया, लो पोटेशियम। और लो पोटेशियम जो है, ये लो पोटेशियम और हाई पोटेशियम दोनों कंडीशन में जो है कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे सीवियर कंडीशन में जो है कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बॉडी वेट जो है पेशेंट का वो मेंटेन रहता है। हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या देखा कि वहाँ पे पेशेंट का बॉडी वेट लूज़ होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट का बॉडी वेट लूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी वेट जो है पेशेंट का ये मेंटेन रहता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट का बॉडी वेट मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, फिर उसके बाद उल्टी करेगा, उल्टी करने के बाद ये फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, फिर उल्टी करेगा, बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, उल्टी करेगा। इसकी वजह से इसके वेट में कोई असर नहीं पड़ता, जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, वेट लूज़ होता है। तो बॉडी वेट जो है यहाँ पर मेंटेन रहता है। अब इसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसा ही मैनेजमेंट है, सेम मैनेजमेंट है। रिलीव करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा था। सेट अ प्लान ऑफ डाइट, सेट लिमिट ऑन डाइट, है ना, लिमिट सेट कर देंगे। ये नहीं कि तुम 10-20 रोटी खा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, 50 रोटी खा के, नहीं, आप लिमिट सेट कर दो कि वो 4 ही रोटी खानी है। स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होना चाहिए कि 4 ही रोटी खानी है। 1-to-1 ऑब्जर्वेशन करना है खाना खाने के बाद, क्योंकि मरीज क्या कर रहा है, ये खाना खाने के बाद पर्जिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, ज़बरदस्ती उल्टी कर रहा है, पर्जिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1-to-1 ऑब्जर्वेशन रखना है 90 मिनट तक, खाना खाने के 90 मिनट तक। मरीज ने खाना खा लिया, उसके बाद 1 से 2 घंटे तक मरीज पे स्ट्रिक्ट नज़र रखनी है कि कहीं ये पर्जिंग पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहा है, कहीं ज़बरदस्ती उल्टी तो नहीं कर रहा है। पेशेंट वेट शुड बी मेंटेन, यहाँ पे पेशेंट का वेट जो है मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाता है, फिर उल्टी पर्जिंग करता है, फिर खाना खा लेगा वो, फिर पर्जिंग पैटर्न फॉलो करेगा, फिर खाना खा लेगा। ठीक है, फैमिली को बोलो कि वो सपोर्ट करे, और पेशेंट को भी आप जो है शाबाशी दो। जैसे उसने 10-15 रोटी खा रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, तो आप उसको बोलो नहीं 4 ही रोटी खानी है, इतना ही सब्जी मिलेगा, इतना ही खाना है। और जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उतना खाता है, लिमिट में खाएगा, तो फिर आपको उसको क्या सब प्रेज़ करना है, शाबाशी देनी है कि यस वेरी गुड, लाइक दिस। अब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, दोनों मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमारे वो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ये जो है, ये क्या है, ट्राईसाइक्लिंग एंटी डिप्रेसेंट है, और ये क्या है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। टीसी एंटी डिप्रेसेंट जो है वो 2 तरीके से होते हैं। पहला है टीसीए, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये एक पैटर्न है उसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। जो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर में एक पैटर्न आता है जिसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इनसेटेबल क्रेविंग ऑफ फूड। इसमें क्या मरीज को क्रेविंग होती रहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, ये इसमें क्रेविंग होती रहेगी एनी टाइम, डे और नाइट, दिन रात हो कभी भी हो। फिल्ड विथ शेम, मतलब उसको हमेशा क्रेविंग होती रहेगी कि यार मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना, जिसकी वजह से क्या उसको कभी कभी शेम भी फील होगा कि यार मैं कितना खाना खाता हूँ, बट उसको हमेशा क्रेविंग होगी खाना खाने की। दिस इज कॉल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। देयर इज नॉट एनी एक्टिविटी टू गेट इन, देयर इज नॉट एनी एक्टिविटी टू गेट रिड टू कैलोरी लीड्स टू ओवरवेट। अब यहाँ पर क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, दोनों में पेशेंट को जो है स्ट्रेस हो रहा था कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि मेरा वेट बढ़ जाए। लिखा है ना नॉट एनी एक्टिविटी कि क्या लीड्स टू ओवरवेट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो नहीं करेगा, जैसे ना कि उल्टी करना, एनिमा लेना, डायूरेटिक्स लेना, इस तरह का कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करता है। पेशेंट कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। और बस उसको क्रेविंग होगी खाना खाने की, तो उसको सारा दिन बस यही क्रेविंग होगी खाना खाने की, और उसका वेट गेन होगा नहीं होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। इसको कहते हैं हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट लॉस होता है, बुलिमिया नर्वोसा में वेट मेंटेन होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में पेशेंट जो है खाना खाता जाएगा और उसको कोई लेना देना नहीं है उसका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे पेशेंट क्या ओवर वेट हो जाएगा या ओबेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट क्लासिफिकेशंस है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट लॉस होगा, बुलिमिया नर्वोसा में वेट मेंटेन रहेगा, और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में ओवर वेट हो जाएगा या पेशेंट ओबेस हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स निकालने का, जिसको हम जनरल टर्म्स में बीएमआई कहते हैं। बीएमआई से ही हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट अंडरवेट है, ओवरवेट है या नॉर्मल है। तो बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, इसको और हम क्वेटलेट्स इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, वेट लेना है आपको केजी में, मतलब आपका मान लीजिए 50 केजी वेट है तो वेट ले लो केजी में, हाइट ले लो मीटर स्क्वायर में, है ना, जैसे कितनी आपकी हाइट है, मान लो आपकी 150 मीटर हाइट है, सॉरी आपकी मान लो कि हाँ 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो कितना हो गया 1.5 मीटर, तो मीटर स्क्वायर में लेना है, तो 1.5 मीटर स्क्वायर, दिस मीन्स 50 बाय 1.5 इंटू 1.5। और क्या करना है, ये आपका वेट जो है इसको आपको वेट को लेना है केजी में और हाइट को लेना है मीटर स्क्वायर में, इस तरीके से, और इसको डिवाइड करना है। अगर आपका आंसर 18.5 से कम आता है मतलब पेशेंट अंडर वेट है, 18.5 से 24.99 तक आता है मतलब नॉर्मल बॉडी वेट है, और 25 से लेकर 29.99 तक आता है यानी पेशेंट ओवर वेट है, और मोर देन 30 आता है डैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो ओबेस है। तो ये जो है ये पैटर्न आपको फॉलो करना है बीएमआई निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि हाइट हमें चाहिए मीटर में और सिंगल मीटर नहीं, हमें मीटर स्क्वायर में हाइट को यूज़ करना है। नेक्स्ट एक चीज़ आती है पिका। पिका क्या होता है, आपने कई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा होगा तो कई मन करता है मिट्टी खाने का, कभी मन करता है मतलब चौक खा लो, कुछ भी खा लो, कोयला खा लो, तो इसको कहते हैं हम पिका, है ना। कुछ लोग नॉर्मल भी खाते हैं, नॉर्मल भी आपने किसी को देखा मुल्तानी मिट्टी खाते हुए या फिर मिट्टी खाते हुए, नॉर्मल लोगों को भी। तो पिका इज डिफाइंड एज ईटिंग ऑफ अनएडेबल, जो भी चीज़ एडिबल नहीं है, अनएडिबल चीज़ और नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस। What is pica? It is defined as eating of unedible and non-nutritional substances.
पिका इन प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा लोग अब मिट्टी वगैरह खाते हैं, क्यों होता है? पिका इन प्रेगनेंसी ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है जो प्लेजेंटा के थ्रू सिक्रीट होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो है नॉन एडिबल और नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने का मन करता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में पिका कहते हैं। तो बीटा एचसीजी क्या है? बीटा एचसीजी इज़ अ हार्मोन। बीटा एचसीजी एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है वुमेन प्लेजेंटा से व्हेन द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्लेजेंटा से बीटा एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है नॉन एडिबल चीज़ें खाती है। पीका कैन कॉज अनीमिया। जो ये पीका होता है ना, जो मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, इसकी वजह से क्या है? अनीमिया हो सकता है, जिसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। पीका की वजह से जो पेशेंट है, कोई अगर नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खा रहा है तो उसको हम पीका कहते हैं। और पीका क्योंकि मिट्टी वगैरह खा रहे हैं या फिर कोई वैसी नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खाते हैं तो उसके अंदर क्या हुकवॉर्म प्रेजेंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें, मिट्टी हुई, चौक हुआ, कोयला हुआ, इन सब में क्या हुकवॉर्म प्रेजेंट होते हैं, और हुकवॉर्म की वजह से क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ये हुकवॉर्म का दूसरा नाम है, इसको नहीं याद करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पिका क्या होता है? ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल और नॉन एडिबल सब्सटेंसेस। और पिका प्रेगनेंसी में क्यों होता है? बीटा एचसीजी की वजह से। बीटा एचसीजी का लेवल बहुत बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, जो कि बीटा एचसीजी कहाँ से रिलीज़ होता है? प्लेजेंटा से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ये सब खाती है नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें। और जो भी जैसे नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें, मिट्टी है, कोयला है, चौक है, इन सबको हम खाते हैं तो इन सब में कई बार क्या होता है? हुकवॉर्म प्रेजेंट होते हैं। और हुकवॉर्म क्या होते हैं? हुकवॉर्म प्रेजेंट होते हैं, और हुकवॉर्म क्या करते हैं? पूरा जो है बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशनल को ख़त्म कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो जाता है। एक होता है क्लेन लेविन सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें क्या स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या है? पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव स्लीपी होता है, एक्सेसिव ईटी होता है, हाइपर सेक्सुअलिटी होता है। मतलब हाइपर सेक्सुअल होगा पेशेंट, खाना है, पीना है और बस सो जाना है। तो ये तीन चीज़ें होती है। दिस इज़ कॉल्ड क्लेन लेविन सिंड्रोम। तो हेयर वी completed our एनोरेक्सिया नर्वोसा इन द लास्ट वीडियो, एंड इन दिस वीडियो हमने कवर किया बुलिमिया नर्वोसा को और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स को, और हमने ये भी देखा कि नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खाने को हम पीका बोलते हैं, और एक प्रेग्नेंट औरत जो होती है वो क्यों नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खाती है।